इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में और ये चैप्टर बताएगा ह्यूमन कैपिटल्स के बारे में और ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म किया जाता है इंडिया में या फिर भारत में कैसे उसको बनाया जा सकता है। हम लोग जानेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि इंडिविजुअल पर वो कैसे किया जा सकता है और इंडिया में उसको कैसे किया जा रहा है, यानी कि कैसे ह्यूमन को एज ए कैपिटल बनाया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल ये फ़ोटो देखते हैं। इस फोटो में आप देखो दो फार्मर्स हैं, मान लेते हैं ए और बी। एक फार्मर जो है वो इतना ही जगह पर वो खेती कर रहा है, ठीक है, और उसको इतना उपज हो रहा है, यानी कि इतना उसका, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये इतना ही उसका फसल निकल रहा है। दूसरी ओर ये फार्मर जो है वो छोटा फील्ड पे खेती कर रहा है पर इसका फसल इतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब आप सोचो कि क्या हुआ होगा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होगा। पहला अंतर हो सकता है कि इन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा, ये ट्रैक्टर से खेती कर रहे होंगे, इन्होंने HYV सीड्स लगाया होगा, ठीक है, और इनके द्वारा जो किया गया होगा वो शायद ये मैकेनाइजेशन नहीं किए होंगे। मे भी हो सकता है ये बैल से खेती किए होंगे, हो सकता है ये HYV सीड्स का उपयोग नहीं किया होगा, इसलिए इसका फसल जो है वो कम है। ठीक है, तो ये दो अंतर आप लोग को समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ। अब जो इसका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस व्यक्ति के पास, ये जो व्यक्ति था ये ह्यूमन कैपिटल के रूप में काम कर रहा था और इसके पास ह्यूमन कैपिटल का रूप में उतना अंश नहीं था। अब बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। ठीक है, देखो कोई भी देश जो होता है ना वो अपना फिजिकल रिसोर्सेज को फिजिकल कैपिटल के रूप में चेंज कर सकता है। कैसे? अब मान लेते हैं कि कोई भारत में ही कोई बड़ा ऐसा ज़मीन है, खाली ज़मीन है, उसमें कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी या कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, वहाँ पर आकर के एक फैक्ट्री लगा देगा। ठीक है, अब जब फैक्ट्री लगा दिया तो इस फैक्ट्री से क्या होगा, यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये जो फील्ड था पहले ये तो खाली फील्ड था, इसके बाद जब इसमें फैक्ट्री लगा तो ये क्या हो गया, एक फिज़िकल कैपिटल बन गया। क्या बन गया? ये फिज़िकल कैपिटल बन गया। उसी प्रकार जब जो लैंड था वो एक फिज़िकल एंटिटी था, उसी प्रकार जब इंसान में जब उसको ट्रेनिंग मिलता है, जब उसको पढ़ाई किया जाता है, जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो नॉर्मल इंसान भी क्या हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है, लॉयर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब तो ये जो प्रक्रिया था कि एक इंसान, जो नॉर्मल इंसान, फॉर एग्जांपल अगर हम हैं या आप है या कोई और बच्चा है या फिर कोई और सर है या फिर कोई इंसान है, जो इंसान एकदम कुछ नहीं है, मतलब वो बस एक इंसान है, लेकिन उसको ट्रेनिंग के साथ, वो पढ़ाई के साथ वो क्या होगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई लॉयर बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब और हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में जानते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहला कि ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए क्या क्या सोर्सेस होना चाहिए, किस तरह से वो बनाया जा सकता है। क्या किसी देश में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जैसे कि भारत में आप देखो 1950s में और 2022 में, आज के डेट में, कल के डेट में 23 में और 1950 में क्या अंतर है। यहाँ पे ज़्यादा लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर में काम करते थे, यहाँ पर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आज सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब क्या, किसी कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या उसका ह्यूमन कैपिटल भी बेटर होगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट को ह्यूमन कैपिटल से जोड़ा जा सकता है और क्या गवर्नमेंट इसमें क्या क्या कर सकती है कि किसी भी लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट का क्या क्या हिसाब किताब बनाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का क्या क्या सोर्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अगर जानोगे मेरी बातों से समझो, बस सोचो, मैं जो बोलता हूँ वो सुनो और बस सोचो। जब आप बच्चा थे तो जब बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा सा, मतलब 8 साल 10 साल का या 6 साल 5 साल का हुआ, तो उसके माँ बाप ने क्या किया, उसको भेज दिया स्कूल, उसको मिला एजुकेशन। ठीक है, उसको मिला एजुकेशन। सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन मिलना। अगर किसी व्यक्ति के पास एजुकेशन है या फिर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वो जीवन में अच्छा काम करेगा, वो उन्नति करेगा। जिसके पास शिक्षा नहीं है वो उन्नति नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो ह्यूमन कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था? एजुकेशन। जैसे वो बड़ा होते गया तो वो और पढ़ाई किया, फिर वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज़ है पढ़ने में, उसके पास मतलब अपार शिक्षा है, लेकिन उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर क्या होगा? फिर वो काम ही नहीं करेगा, वो मर जाएगा। तो इसका मतलब ये वो व्यक्ति का खुद तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ठीक है? तो इस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल का दूसरा फॉर्मेशन होता है हेल्थ में। फिर आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं इंजीनियर ही नया जब किसी भी कंपनी में जाता है, तो उस कंपनी में उसको ये नहीं पता होता है कि उसको कैसे काम करना है। तो उसको कंपनी वाले क्या करते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भेजते हैं, यानी कि आप जॉब भी कर रहे हो, साथ ही साथ आपका ट्रेनिंग भी चल रहा है, ठीक है? इस प्रकार से ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। फिर माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन जो भी है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक अदर सोर्सेस है। अब एक चीज़ देखो, जब आपके माँ बाप या जब आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन के लिए खर्चा करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि कल जा कर के 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जा कर के जब मेरा बच्चा या जब हमारे घर का जो वारिस है वो जब बड़ा आदमी बन जाएगा या बड़ा कमाई पैसा करेगा तो हमको रिटर्न में कुछ देगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ऐसा है कि कोई कंपनी किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करती है ताकि उसको बाद में उसका रिटर्न मिल सके। उसी प्रकार से एजुकेशन का भी वही कहानी है। साथ ही साथ एजुकेशन के तौर पे भी हेल्थ में क्या होता है, जैसे आपको शुरू में जब आप बच्चे थे तो आपको पोलियो का टीका लगा होगा, ठीक है? अगर नहीं लगा होगा तो आजकल तो बहुत सारा इम्यूनाइजेशन चल रहा है, वैक्सीन चल रहा है, ठीक है? वैक्सीनेशन चल रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि बाद में फिर आपको वो बीमारी ना हो। तो ये भी एक तरह से क्या है, रिटर्न के लिए ही यूज़ हो रहा है, ठीक है? अब आप जैसे हेल्थ के लिए जो आप खर्चा करते हो या जो हेल्थ के लिए आपको दिया जाता है वैक्सीनेशन वगैरह, वो आप इस बात से सोचो कि कोई एक लेबर है वो जो काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा कौन काम करेगा? क्या जो बीमार लेबर है वो, या जो बहुत तंदुरुस्त है वो? तो ऑब्वियस बात है तंदुरुस्त होगा, ठीक है? वही ज़्यादा काम करेगा। तो इस प्रकार से हेल्थी रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर हम लोग हेल्थ का ही बात कर रहे हैं तो उसमें वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, जो आपको बच्चे में पढ़ा होगा प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, जैसे कि पोलियो, तो आपको फिर पोलियो ज़िंदगी भर में आपका नहीं होगा, ठीक है? फिर आता है क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी कि कुछ हो गया आपको, ऐसे बुखार हो गया या आपको मान लेते हैं टाइफाइड हो गया, तो इस प्रकार से जो आपको मेडिसिन दिया जाता है वो क्यूरेटिव मेडिसिन में आ जाएगा। फिर आता है सोशल मेडिसिन, जैसे कि लोगों को बताया जाता है कि आप गंदी नाली का पानी ना पिएं, ठीक है? या आप गंदे जगह पर ना रहें, इस प्रकार से सोशल मेडिसिन भी ये आ जाता है। गुड सैनिटेशन, यानी कि जो आजकल चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि हर घर शौचालय, गवर्नमेंट जो है वो बहुत सोच समझ के ही ये लाई होगी ना कि हर घर शौचालय होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप गंदगी में ना रहोगे, और गंदगी में जब आप नहीं रहोगे तो आपको बीमारी होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्म्स होते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, वो क्या करती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग करती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने का क्या मतलब है कि जो बच्चे जो नए नए आए हैं कंपनी में, वो कम सैलरी में अच्छी तरीके से कंपनी का काम सीख जाएं, और जब कंपनी का एक बार काम सीख जाएंगे तो वो कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा बाद में देंगे, ठीक है? उसके बाद अब आप देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे तो बिहार में, और बिहार में मैक्सिमम, और स्पेशली उत्तर प्रदेश वगैरह में भी, इस एरिया में जो है ना इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? खास करके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस एरिया में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं वो क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ पर? मुंबई में, कोलकाता में, बड़े बड़े शहरों में, ठीक है? वहाँ पर वो माइग्रेट करके क्या करते हैं? वहाँ पर जॉब खोजते हैं, ठीक है? जॉब खोजने के बाद वहाँ पे उनको सैलरीज़ मिलता है। जो इंजीनियर हैं वो लोग बेंगलोर चले जाते हैं। बेंगलोर चले जाने के बाद वहाँ पे मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं वो बेंगलोर चले जाते हैं, और बेंगलोर जाने के बाद वहाँ पे उनको जॉब मिलता है, हाई सैलरी मिलता है। तो माइग्रेशन जो है वो भी एक तरह का ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है? कभी कभार तो जो इंडियंस हैं, आप जानते हो कि इंडियंस अमेरिकन में फैले हुए वहाँ पर जाके राज कर रहे हैं, यूरोप में फैले हुए वहाँ पर राज कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस जो है वो फैले हुए हैं, ठीक है? वहाँ पे माइग्रेशन किए हुए हैं। अब माइग्रेशन करने के बाद उनको वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ से जो हवाई जहाज़ से गए वहाँ पे जो रह रहे हैं, वहाँ का उसका खर्चा, ये सब चीज़ लग रहा है, पैसा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जो कमाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो पैसा कमाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो उनका रहन सहन का जो पैसा खर्चा हो रहा है। तो इसलिए एक्सपेंडिचर, अगर माइग्रेशन पर एक्सपेंडिचर किया जाए, यानी कि यहाँ से लोगों को बाहर भेजा जाए, अच्छी जगह पर भेजा जाए, तो इस पे जो खर्चा किया जाता है वो भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है, ठीक है? उसके बाद पीपल जो है, जो लोग हैं, वो इन्फॉर्मेशन के लिए
इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किस चीज़ के लिए लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब है तो उस जॉब में कितना सैलरी है, उसका क्या क्या काम है, ये है वो है, ठीक है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके लिए वो खर्चा भी करते हैं, ठीक है। और खर्चा करने के बाद जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है उनसे वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि वो एक सोच समझ के ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ हमको ये करना चाहिए या हमको वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो पैसा लगा रहा है वो भी एक तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जान लेंगे पहले उसके बाद ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जाने। तो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखो आप जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत भयंकर है, बहुत अच्छा तरीके से है। लेकिन इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस लेवल का नहीं है, ठीक है। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस लेवल का नहीं है। तो क्या दोनों में अंतर है? क्या दोनों में अंतर है कि जो उनका रहन सहन है, जो उनका ह्यूमन कैपिटल है वो क्या इंडिया से अलग है, या जो इंडिया का ह्यूमन कैपिटल है वो क्या अमेरिका से अलग है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल यस, ठीक है। अब ये कैसा यस हुआ? देखो अमेरिका में जो इकोनॉमी है वो बेहतर है। वहाँ के लोग क्या काम करते हैं आप मोस्टली देखो, वहाँ के लोग मेनली सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। वो इंजीनियर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनके पास एजुकेशन होता है, ठीक है। और जो एजुकेशन वाले व्यक्ति होते हैं वो अनएजुकेटेड लोगों से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बेहतर तरीके से ज़िंदगी अपना निकालेंगे। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग पढ़ाई लिखाई करके लॉयर बन जाते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और जो लोग पढ़ाई लिखाई करके ठेला वाला बनते हैं बिना पढ़ाई लिखाई के ठेला वाला बन जाते हैं उनका सैलरी कम होगा। तो इस प्रकार से एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन जो इम्पॉर्टेंट है, फिर आता है हेल्थ। तो हेल्थ में भी वही सिचुएशन कि अमेरिका में जो है हेल्थ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्दी हैं इंडियन के हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लोग भी हेल्थ में भी आगे बढ़ जाते हैं इंडिया से। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन किससे निकाला जा रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक है। अमेरिका अब अभी तो खैर इंडिया में बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, बट अमेरिका में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। इंडिया में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इन्फॉर्मेशन और माइग्रेशन वगैरह से यहाँ पर जो लोग होते हैं उनका इंडिविजुअल का, यानी कि जो लोग काम करते हैं उनका सैलरी या उनको पैसा कमाने का जो तरीका है वो बेहतर हो जाता है इंसानों से। अभी आप देखो यूट्यूब पर ही, ठीक है, जो व्लॉगर्स होते हैं, मेनली व्लॉगर्स अगर आप देखो तो वो यूरोपियन या फिर आप देखो आप अमेरिकन्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, इसलिए वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छा, अब आप एक चीज़ और देखो कि जब उनके पास पैसा कमाने का आ गया, ठीक है, वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो गया, तो अब आप देखो कि ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? क्या वो यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा है? आप गूगल सर्च मार सकते हो। क्या वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है? क्या वो चाइना में हो रहा है, जापान में हो रहा है, या वो इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है? तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए, अमेरिका, फिर आपका चाइना, जापान, इन सब लोगों में ज़्यादा आपका रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास एजुकेशन है, वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी अपना जी रहे हैं। और इंडिया में क्या है, इंडिया में उतना ज़्यादा अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा फैला नहीं है, गवर्नमेंट उतना ज़्यादा इस पर एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लोगों के पास उतना ज़्यादा अभी एजुकेशन या उतना ज़्यादा अभी फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको बताने के लिए था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली रिलेट करता है। लेकिन इसमें इसमें कुछ कुछ किंतु परंतु भी है। फॉर एग्जांपल जो एम्पिरिकल एविडेंस है, यानी कि जो नंबर से अगर देखें हम, अगर नंबर का खेल देखें, तो इसमें जब हम लोग मेज़र करते हैं कोई भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल जब हम लोग एजुकेशन को मेज़र करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कितना साल कोई स्कूलिंग किया है, यानी कि कितना साल वो स्कूल में रहा है, कितना टीचर प्यूपिल रेशियो, यानी कि कितने बच्चों पर एक टीचर है, या फिर कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, यानी कि एनरोलमेंट रेशियो। ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। यानी कि फॉर एग्जांपल देखो आप इंडिया से मैथमेटिशियंस बहुत ज़्यादा निकले हैं, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या फिर टीचर पीपल रेशियो तो वो अमेरिका में ज़्यादा बेटर है इंडिया से, लेकिन इंडिया के इंजीनियर्स लोहा मनवा चुके हैं दुनिया भर में। तो इस प्रकार से
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिर्फ आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं देख सकते हो। हेल्थ सर्विस को आप मॉनेटरी टर्म में देखते हो, यानी कि कितना पैसा किस पे खर्चा किया जा रहा है ये आप देखते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना साल जिएगा ये, और फिर मोर्टेलिटी रेट्स, मतलब कि 100 लोग में कितने लोग या 1000 लोग में कितने लोग मर रहे हैं, वो मोर्टेलिटी रेट होता है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें सिर्फ ट्रू हेल्थ स्टेटस किसी कंट्री का नहीं बता सकती है, क्योंकि हो सकता है कि जो आंकड़े गिन रहे हैं वो शायद आधे पॉपुलेशन को नहीं देखें, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब अगर आप बोलोगे कि नहीं सब कुछ बस एक ही जगह पर है, एज ए स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ आपको कभी भी एक साइड पे हमेशा गिरना नहीं है, आपको बैलेंस बना के चलना है, दोनों साइड में आपको देखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये देखा जा सकता है। तो इससे एक कंक्लूज़न निकाला जा सकता है कि जब एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होता है, जब हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होता है, और जब रियल पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ देखा जाता है, तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों में ये देखा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल और रियल पर कैपिटा इनकम में कन्वर्जेंस है, यानी कि दोनों में मिलता है, यानी कि दोनों बढ़ता है साथ। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखा जा सकता है कि अगर एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा किया जाए, हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा खर्चा किया जाए, और अगर रियल पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो, तो ये गारंटी नहीं है कि पर कैपिटा रियल इनकम जो है वो बढ़ेगा ही। ठीक है, इसका मतलब आप दूसरे शब्दों में ये समझो कि जो ह्यूमन कैपिटल है किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन पर कैपिटा रियल इनकम जो है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब इसका कुछ रीज़न है, कुछ इसका कारण है। अब इसका कारण ये है कि जब ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो जो इनकम का ग्रोथ है वो भी तेज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, उसको बस स्टार्ट करना है, इसलिए यहाँ का जो आपका ग्रोथ ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया और 7th 5-year प्लान से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक अपना प्रायोरिटी रखा। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर हम लोग एजुकेशन और हेल्थ में खर्चा करें तो पर कैपिटा इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस चीज़ को ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब अगर आप यहाँ से देखो इस टेबल में, तो देखो रियल पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, पहले 30 साल में 5000 बढ़ा, फिर 10 साल में 3000 बढ़ा, फिर 10 साल में 8000 बढ़ गया, फिर 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए 15 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए 3 गुना हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है। ठीक है, रेगुलर बढ़ रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि बच्चे शिशु जो मर जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा कम किया गया। क्रूड डेथ रेट को कम किया गया, बहुत ज़्यादा कम किया गया। लिटरेसी रेट देखो अब कितना बढ़ गया, 76% हो गया, पहले था 16.67। तो इस प्रकार से जब ह्यूमन कैपिटल बढ़ा तो लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाता हुआ दिखता है। 2019 में जब ड्राफ्ट आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि अब लागू हो चुका है, वो ये बताता था कि इंडिया जो है वो 2030 या 32 तक अपना प्लेस 3rd नंबर पे रखना चाहता है, पहले यूएसए फिर चाइना। ठीक है, एज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के टर्म में इंडिया जो अपने आप को 3rd नंबर पे देखता है। फिलहाल वो 6th नंबर पे था और अभी वो 5 नंबर पे है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि इंडिया का इकोनॉमी जीडीपी के टर्म में कितना है, मतलब कितना बिलियन या कितना ट्रिलियन डॉलर है। जब भी आप देखो तो बता सकते हो उसका। ठीक है, और कमेंट में लिख सकते हो। तो 2030 तब बोला जा रहा है कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और करीबन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग बन जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को नॉलेज रिसोर्स बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का डेट में आपको शायद पता ही चलता होगा कि ये नॉलेज इकोनॉमी है। जितना ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ कर सकते हो, उतना ज़्यादा बेहतर आप ज़िंदगी अपना व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, अब नॉलेज इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेसिक यानी कि स्कूल एजुकेशन में चेंजेस लाना पड़ेगा। इस स्कूल एजुकेशन में चेंजेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ है उसको करिकुलम में लगाना पड़ेगा। उसके बाद नॉलेज डिमांड्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि जो सोसाइटी कैसे जीता है, कैसे वो वर्क करता है।
तो इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया का अगर आप नॉलेज इकोनॉमी के बारे में बात करो तो आप जानते ही हो आईटी सेक्टर यहाँ पर कितना ज़्यादा बूम कर चुका है, बेंगलोर में कितना ज़्यादा बूम किया है, यूएसए में हम लोग झंडा गाड़ चुके हैं, पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ में हम लोग झंडा गाड़ चुके हैं। इंडिया का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ तो खैर दुनिया में लोहा माना जाता है उसका, ठीक है। यहाँ पर एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए एक जुनून सा छाया हुआ है भारत में, और आई होप कि 10 साल में देखो आप इंडिया कितना आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ से जो साइंस मिल रहा है वो यहाँ से यही दिख रहा है कि 10 साल के बाद इंडिया का इकोनॉमी और ज़्यादा बूम करने वाला है। इस टॉपिक में अब हम लोग जानेंगे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। देखो ह्यूमन कैपिटल जैसे हम शुरू में बता चुके हैं, किसी व्यक्ति को उसका कैपिटल बनाना, यानी कि जैसे कि किसी चीज़ को ऐसा बनाना कि वो प्रोडक्शन कर सके, वो इकोनॉमिक वैल्यू दे सके। उसी प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट भी ऐसा ही होता है कि ह्यूमन को डेवलप करना, लेकिन इन दोनों में अंतर है अगर हम लोग इकोनॉमी के तौर पे देखें तो। ह्यूमन कैपिटल में बताया जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो। जैसे शुरू में बताया जा चुका है कि अगर कोई लेबर बीमार है तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकेगा, अगर वो अनपढ़ है तो अच्छी तरीके से वो काम नहीं कर सकेगा। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट का बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन और हेल्थ को इम्पॉर्टेंट मानता है, पर वो ये बोलता है कि अगर ह्यूमन यानी कि इंसान को अगर अच्छी तरीके से जीना है तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है, और उसके पास ये भी होना चाहिए कि वो पढ़ लिख सके, यानी कि वो लिटरेट हो, उसके पास एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता हो, ताकि वो अलग अलग चॉइसेस ले सके जिससे उसको वैल्यू मिलता हो, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमन बींग्स को ही एक एंड की तरह मानता है, यानी कि जो ह्यूमन अलग अलग इंसान पर वो अलग अलग तरीका का कैपिटल जो है इम्पोज करता है, वो एक एंड की तरह है। लेकिन और एंड जो है वो क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का उसका प्रोडक्टिविटी कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, उसका जो है सो कमाई करने का या फिर उसको जीवन जीने का क्षमता कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी बेसिस पे एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और अगर हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा करके अगर उसका गुड्स और सर्विस में आउटपुट बेहतर नहीं होता है तो ये बेकार माना जाएगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये बताता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने में ही एंड है, यानी कि आदमी का वेलफेयर इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करो या किसी और तरीके से, ठीक है। अगर किसी भी जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एजुकेशन और हेल्थ में, और मान लेते हैं कि उसका प्रोडक्टिविटी नहीं भी बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अब ज़िंदगी अपना बेहतर तरीके से जी सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल में अंतर देखा जा सकता है। अगर भारत का बात करें तो इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या जगह है, क्या उसका स्थिति है। तो देखो हम लोगों को पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी पंचायत हो गया, ठीक है, ये है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो फंक्शन है वो हर लेवल के गवर्नमेंट से काम किया जाएगा, उसी प्रकार से एजुकेशन और हेल्थ पे भी हर गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से करती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट अपना क्या था वो बीमा योजना लेके आई हुई थी, हेल्थ वाले बीमा योजना, ठीक है। उसी प्रकार से म्यूनिसिपैलिटी अपना काम करता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम करता है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, म्यूनिसिपल स्कूल्स होता है बहुत सारा, है ना, उस प्रकार से। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर ही सारा काम कर दे, है ना, या फिर गवर्नमेंट को करने की क्या ज़रूरत है ये सब। तो देखो गवर्नमेंट को करने का ज़रूरत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का बच्चा अगर बीमार पड़ गया और उसको हेल्थ या स्कूल पे नहीं भेजा गया, तो और अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब जगह पे चला गया, ठीक है, मान लेते हैं कि वो उसको बस स्कूल बोला गया और वो उसको पता ही नहीं था कि कितना अच्छा स्कूल है, कितना ख़राब हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो चला गया और उसका जो है एक इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम चला गया, लॉस हो गया, तो उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है उसका लाइफ के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हाँ जिस भी जगह पे वो बच्चे जा रहे हैं या जिस भी जगह पर वो इंसान जा रहा है वो अच्छा हो, उसका लाइफ ख़राब ना हो, क्योंकि वो जो इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो इम्पॉर्टेंट टाइम अगर चला जाए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और या तो गवर्नमेंट करे या फिर प्राइवेट सेक्टर जो भी काम कर रहा हो वो
गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड्स है उस पे वो करंट काम करे और एक सही प्राइस पे वो दे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल्स हैं वो ये नहीं कि 10,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू कर देगा, ठीक है, ज़बरदस्ती का, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड होगा कि आप ठीक है आप इस स्टैंडर्ड पे आप पैसा ले सकते हो एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट अपना एजुकेशन चला रही है, डिपार्टमेंट का एजुकेशन चला रही है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि NCERT जिस बुक से भी हम लोग पढ़ रहे हैं, UGC जब यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, जब आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो UGC में आप आ जाओगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फिर आता है अगर आप टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हो तो AICTE जो है ये इस पर आप जा सकते हो और ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है और गवर्नमेंट इसका देखभाल करती है, ठीक है। अगर आप हेल्थ में जाना चाहते हो, हेल्थ सेक्टर में, तो उसके लिए आपको नेशनल मेडिकल कमीशन में जाना पड़ेगा या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जाना पड़ेगा, जहाँ से आप जा करके ट्रेनिंग ले सकते हो हेल्थ सेक्टर में। ये सब गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर का भी अपना अलग अलग होता है और उसका बहुत ज़्यादा अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। करिकुलम लेकिन यही जो ऑर्गेनाइजेशंस है यही ऑर्गेनाइजेशंस करिकुलम निकालते हैं जिस पे पढ़ाई होता है, जैसे कि NCERT ही बताता है कि आपको 1 क्लास के लिए क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए, 2 क्लास के लिए क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए एंड सो ऑन। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर का जो हेल्थ होता है या जो एजुकेशन होता है या जो हॉस्पिटल होता है वो देखो आप बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि जो पुअर फैमिलीज़ है या पुअर जो पर्सन है वो प्राइवेट सेक्टर में जा कर के अपना इलाज या जा कर के वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट उसको अपने यहाँ से ही कर देती है, ठीक है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके जो है वो एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रही है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर करती है। देखो 2 तरह से हो सकता है। पहला है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कितना % खर्चा किया जा रहा है, यानी कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपया खर्चा करती है तो उसमें से एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है। दूसरा आता है GDP में कितना %, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GDP 10 रुपया है तो उसमें से कितना % जो है वो एजुकेशन के लिए खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। 1952 से 2024 के बीच में एजुकेशन एक्सपेंडिचर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बीच में 7.92 से बढ़ करके 15.7 हो गया था और GDP में 0.64 से बढ़ करके 4.13 हो गया। अब आप ये बताओ अगर इतना एक्सपेंडिचर बढ़ा यानी कि गवर्नमेंट उतना ज़्यादा खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है यानी कि स्कूल्स बन रहा है, बेटर हो रहा है, लोगों का जो बच्चे हैं वो बच्चे जो है अब ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्या इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगा नॉलेज इकोनॉमी बनाने में या नहीं? आप कमेंट में मुझे उसका आंसर दो, ठीक है। लेकिन ये जो बढ़ता हुआ आप देख सकते हो ना, ये रेगुलर नहीं है, कभी कभी बढ़ा कभी कभी घटा भी है, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो गरीब थे और गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं और वो बच्चे लोग जो हैं वो पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है उनको अपने लाइफ में और गवर्नमेंट को भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बच्चे के शिक्षा में ज़्यादा खर्चा कर रही थी। उसके बाद आता है मिडिल स्कूल यानी कि 8 से 12 तक के बच्चे पे उससे कम, और सबसे कम तो हो रहा था खर्चा जो हायर एजुकेशन में जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो खर्चा हो रहा था वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। खास करके इसलिए कम हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट सोचती होगी कि जो बच्चे उतने तक पढ़ाई कर सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर के पढ़ाई कर सकते होंगे, इसलिए टर्शियरी सेक्टर यानी कि हायर एजुकेशंस में बहुत ज़्यादा कम खर्चा गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है। अब पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री, अब स्टेट गवर्नमेंट पे जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन में खर्चा बढ़ रहा है या घटता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 34,651 रुपया था, ठीक है, पर कैपिटा पब्लिक यानी कि हर बच्चे पर उतना खर्चा हो रहा था, और बिहार में एक बच्चे पर 4,088 रुपया मात्र खर्चा हो रहा था। तो देखो आप कितना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप देखो तो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा तो कर रही है लेकिन ये उतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं पर्याप्त है? तो देखो होता क्या है, 55 ईयर्स अगो 1964 में
एजुकेशन कमीशन बैठाया गया। एजुकेशन कमीशन ये रिकमेंड किया कि कम से कम जीडीपी का 6% तो एक्सपेंडिचर करना ही चाहिए। किस पे? एजुकेशन पे। और गवर्नमेंट की कितना एक्सपेंडिचर देखो 4.13, ठीक है, तो कितना कम? 2% कम। और ये बोल रहा है 1964 से ही, यानी कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा कम खर्चा की है, ठीक है। फिर तापस मजूमदार कमेटी आता है। ये कमेटी बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये बताता है कि लगभग 1.3 लाख 7 करोड़ रुपया 10 साल में एक्सपेंडिचर करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोली कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से खर्चा करेंगे भाई, रहने दो, ठीक है। तो जो कमेटी बन रहा है वो तो कुछ बता रहा है कि आपको इतना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही है। तो अगर प्रिंसिपल में देखा जाए, सिद्धांत के रूप में, तो जीडीपी का 6% तो जाना ही चाहिए एजुकेशन के खर्चे के लिए, लेकिन गवर्नमेंट मात्र 4% खर्चा कर रही है। 2009 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है कि बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो है वो फ्री एजुकेशन बनाया गया। गवर्नमेंट जो है वो इसका ध्यान रखेगी कि बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, खासकर वो बच्चे जो कि 6 साल से 14 साल के बीच में है, उनका ये एक फंडामेंटल राइट भी है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जितने भी यूनियन टैक्सेस होते हैं उस पर 2% सेस लिया जाता है एजुकेशन सेस के नाम पर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि सेस क्या होता है, किसी भी टैक्स पे सेस क्या होता है, ठीक है, CESS। उसके बाद जो रिवेन्यू बन रहा है वो एलिमेंट्री एजुकेशन में खर्चा हो रहा है, बच्चों के एजुकेशन में खर्चा हो रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया है। मेल में 61.9 था, 82% हो गया। फीमेल में 38% था, 66% हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चार्ट आप देख सकते हो। अब एजुकेशन जैसे बताया अचीवमेंट, यहाँ से अचीवमेंट आप देखो कि एडल्ट लिटरेसी मतलब जो बड़े बच्चे होते हैं उनका लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया, जो 15 साल से बड़े बच्चे हैं। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनका लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया। फिर जो यूथ होते हैं यानी कि 15 साल से 24 साल के बीच में, उनका लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया, 76 से 93 हो गया। फीमेल में 54 से 90 हो गया, ठीक है। अब आने वाले समय में क्या किया जाना चाहिए या उसका क्या क्या मुद्दा है, तो आने वाले समय में एजुकेशन फॉर ऑल, यानी जितने बच्चे या जितने इंडिया में लोग हैं सबके पास एजुकेशन हो, ये अभी भी दूरदृष्टि है, यानी कि अभी भी बहुत दूर है। अभी भी भारत, जैसे अभी आप यहाँ से देखो, मात्र 82% मेल में 2017-18 के आंकड़े हैं, 82% मेल में, 66% फीमेल में, यानी कि 100% लिटरेसी अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का DPSC में ये बताया गया है कि लोगों के पास फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सो यूनिवर्सल लिटरेसी नहीं आया है, 100% लिटरेसी अभी तक नहीं आया है, और आने वाले समय में उम्मीद है कि आ ही जाएगा, बट 10-15 साल का भी कम से कम अभी तक लगेगा। जेंडर इक्विटी की बात करें, यानी कि मेल इज इक्वल टू फीमेल, जितना मेल के पास बुद्धि हो उतना ही फीमेल के पास बुद्धि हो, जैसा मेल के साथ ट्रीट किया जाए वैसा ही फीमेल के साथ ट्रीट किया जाए। ये अभी भी डिस्टेंट ड्रीम है। क्यों डिस्टेंट ड्रीम है? क्योंकि देखो आप यहाँ से फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है, 66%, मेल का 82%, चेंजेस आपको देखने को मिला, 16% का चेंज है, ठीक है। तो इस प्रकार से जेंडर इक्विटी अभी भी नहीं आया है, मेल और फीमेल में यहाँ पर जेंडर इक्विटी नहीं आया है, ठीक है। फिर यूथ में भी देखो आप 93% मेल में, मात्र 90% फीमेल में, यहाँ पर भी जेंडर इक्विटी देखने को नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन पहले से बेहतर है। कैसे पहले से बेहतर है? तो देखो यहाँ पर इस टाइम पे 62% था, यहाँ पे मात्र 38% था। कितना चेंजेस हुआ? तो 22% का शायद ना, 22% से हम लोग 16% में आ गए। तो जेंडर इक्विटी बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी दूर है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद NSSO का डाटा 2011-12 में ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ मेल में अगर रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो वो 19% था, और अर्बन एरियाज़ में 16% था। मतलब कि गांव वाले एरिया में 19% और जो शहर वाले एरियाज़ में है वहाँ पे 16%, ठीक है। यंग फीमेल ग्रेजुएट का अगर बात करें तो लगभग 30%। तो देखो यहाँ पर भी आपको अंतर देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर हायर एजुकेशन में आप देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्थिति है वो ज़्यादा है, खास करके वो बच्चे जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है। और जो सिचुएशन है, यानी कि अभी जो हम लोग बात की 19% और 16% का, और जो 30% का बात की, वो अभी भी बेहतर तरीके से नहीं चेंज हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप मुझे ये बताओ कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो एजुकेटेड तो होते हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई किया हुआ उन्होंने अच्छा से, ग्रेजुएशन भी किया हुआ, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं।
बताओ क्यों? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोशल बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट का भी सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इन गवर्नमेंट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स, ये सब मिल के भारत को एक विश्व गुरु बना सकते हैं, बशर्ते वो जो है सो साथ में आगे बढ़े और नॉलेज इकोनॉमी की ओर अग्रसर हों, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।